कुछ दुश्मन सामने से नहीं लड़ते, वे अंधेरे में रहकर हर चाल चलते हैं। और जब उनका पहला वार होता है तो सिर्फ जख्म नहीं, भरोसा भी टूटता है। महेश पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका था। पूरा देवगढ़ उसकी तलाश में था, लेकिन आर्यवीर जानता था महेश अब सिर्फ एक भगोड़ा नहीं, बल्कि ब्लैक टाइगर तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता था। सुबह राठौर ग्रुप के होटल में करण जल्दी जल्दी कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। सर, आर्यवीर ने फाइल से नजर उठाई। क्या हुआ? महेश का कोई पता नहीं चला, लेकिन हमने उसके बैंक अकाउंट, फोन और गाड़ियों की लोकेशन निकलवाई है। आर्यवीर कुर्सी से उठ गया। कुछ मिला? करण ने लैपटॉप स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। भागने से पहले उसने शहर के बाहर एक पुरानी हवेली के पास फोन इस्तेमाल किया था। उसके बाद फोन हमेशा के लिए बंद हो गए। आर्यवीर ने नक्शे को गौर से देखा। वहीं चलते हैं। उधर गौरी अपने घर के आंगन में बैठी थी। राम प्रसाद अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अगर आर्यवीर नहीं होता तो शायद आज मैं जेल में होता। गौरी चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे याद आया जब अस्पताल में आर्यवीर ने कहा था, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनजाने में उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसी समय एक छोटी लड़की घर के बाहर आई। दीदी, ये चिट्ठी किसी ने आपको देने को कहा है। गौरी ने लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपने पिता को जिंदा देखना चाहती हो तो आज शाम 5 बजे पुरानी हवेली में अकेली आना, किसी को मत बताना। गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन चिट्ठी भेजने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ आर्यवीर और कर्ण उसी पुरानी हवेली की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कर्ण बोला, सर, आपको नहीं लगता ये जाल हो सकता है? आर्यवीर मुस्कुराया, हो सकता है, लेकिन कभी कभी जाल में फंसकर ही शिकारी तक पहुंचा जाता है। शाम के 5 बजे पुरानी हवेली, टूटी हुई दीवारें, चारों तरफ सन्नाटा और हवा में अजीब सी बेचैनी। गौरी डरते डरते अंदर गई। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। गौरी चीख भी नहीं पाई। 2 नकाबपोश उसे जबरदस्ती अंदर खींचने लगे। उसी समय हवेली के बाहर आर्यवीर की गाड़ी आकर रुकी। उसे दूर से गौरी का दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर हवेली के अंदर गया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ऊपर लगी पुरानी लकड़ी की भारी बीम टूटकर सीधे उसकी तरफ गिरने लगी। करण जोर से चिल्लाया, सर, संभलिए। आर्यवीर ने तुरंत पीछे की तरफ छलांग लगाई। धड़ाम! बीम जमीन पर गिरते ही धूल का बड़ा गुबार उठ गया, लेकिन आर्यवीर रुका नहीं। उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, गौरी की दबती हुई चीख। हवेली के अंदर 2 नकाबपोश गौरी को एक कमरे की तरफ घसीट रहे थे। गौरी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने एक आदमी के हाथ पर जोर से काट लिया। आह! उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। गौरी भागने लगी, लेकिन सामने से तीसरा आदमी आ गया। उसने गौरी का रास्ता रोक लिया। इतनी आसानी से नहीं। तभी पीछे से एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। वह आदमी दूर जाकर गिरा। आर्यवीर उसके सामने खड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अगर किसी ने गौरी को छूने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बाकी दोनों हमलावर आर्यवीर पर टूट पड़े। एक ने लोहे की रॉड घुमाई। आर्यवीर झुका, रॉड दीवार से टकराई। दूसरे ही पल उसने हमलावर का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। करण और सुरक्षा कर्मी भी अंदर पहुंच चुके थे। कुछ ही मिनटों में तीनों नकाबपोश काबू में थे, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी की ताली बजाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। सबने ऊपर देखा। काली जैकेट पहने, चेहरे पर काला मास्क लगाए एक आदमी रेलिंग पर खड़ा था। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। इम्प्रेसिव, मिस्टर आर्यवीर राठौर। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकले। आर्यवीर ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम? वह आदमी हल्का सा हंसा। लोग मुझे ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। गौरी और करण हैरानी से उसे देखने लगे। आखिरकार पहली बार ब्लैक टाइगर सामने था। आर्यवीर ने कहा, अगर हिम्मत है तो नीचे आकर सामना करो। ब्लैक टाइगर मुस्कुराया, अब भी नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसने एक छोटा सा रिमोट निकाला, बटन दबाया। अचानक पूरी हवेली में धमाकों जैसी आवाजें गूंजने लगी। बीप बीप बीप।
करण घबरा गया। सर, पूरी हवेली में बम लगाए गए हैं। आर्यवीर ने बिना समय गंवाए कहा। सब लोग तुरंत बाहर निकलो। ब्लैक टाइगर हंसता रहा। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा आर्यवीर। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो ताकि हर बार अपनी हार अपनी आंखों से देख सको। यह कहकर वह पीछे बने गुप्त रास्ते से गायब हो गया। आर्यवीर ने गौरी का हाथ पकड़ा। चलो। सब लोग तेजी से बाहर भागने लगे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, धड़ाम, एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। गौरी डर के मारे कांपने लगी। उसके पैर लड़खड़ा गए। आर्यवीर ने उसे संभाल लिया। बिना कुछ कहे उसने पहली बार गौरी को अपने सीने से लगा लिया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आर्यवीर के साथ वह सुरक्षित है। कुछ पल बाद दोनों अलग हुए। दोनों की नजरें मिली, लेकिन इस बार दोनों कुछ कह नहीं पाए। उसी समय आर्यवीर के फोन पर एक वीडियो मैसेज आया। वीडियो में महेश कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और कैमरे के पीछे से ब्लैक टाइगर की आवाज आई। अगर मुझे पकड़ना है तो पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन को बचाकर दिखाओ। वीडियो अचानक बंद हो गया। आर्यवीर समझ गया, अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही। यह एक ऐसी जंग बन चुकी थी जहां हर चाल जानलेवा थी। वीडियो खत्म होते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर जमी हुई थी। महेश एक टूटी हुई कुर्सी से बंधा हुआ, चेहरे पर खून के निशान और उसकी आंखों में पहली बार मौत का डर। गौरी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सच में महेश खतरे में है? आर्यवीर ने मोबाइल जेब में रखते हुए कहा, हाँ, और अगर वह मर गया तो ब्लैक टाइगर तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता भी खत्म हो जाएगा। करण ने तुरंत पूछा, सर, अब क्या करेंगे? आर्यवीर ने बिना देर किए कहा, वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखो। कुछ ही मिनटों में लैपटॉप पर वीडियो चलने लगा। आर्यवीर हर छोटी चीज पर ध्यान दे रहा था। अचानक उसने वीडियो रुकवाया। झूम करो। महेश के पीछे दीवार पर एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धूल जमी थी, लेकिन एक शब्द साफ पढ़ा जा सकता था, शिव टेक्सटाइल मिल। करण चौंक गया। सर, ये मिल तो पिछले 15 साल से बंद पड़ी है। आर्यवीर मुस्कुराया। तो हमारा अगला ठिकाना तय हो गया। रात के 10 बजे शहर से बाहर पुरानी शिव टेक्सटाइल में चारों तरफ जंग लगी मशीनें, टूटी हुई खिड़कियां और डरावना सन्नाटा। आर्यवीर, करण और पुलिस की एक छोटी टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर विजय ने फुसफुसाकर कहा, सावधान रहिए, ये लोग कहीं भी हो सकते हैं। मिल के अंदर महेश रस्सियों से बंधा हुआ था। उसने कदमों की आहट सुनी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। कोई है? लेकिन सामने आर्यवीर नहीं, बल्कि ब्लैक टाइगर आया। वह धीरे धीरे महेश के सामने खड़ा हो गया। डर लग रहा है? महेश कांपती आवाज में बोला। मैंने आपका हर काम किया, मुझे छोड़ दीजिए। ब्लैक टाइगर हंसा। मेरी दुनिया में जो पकड़ा जाता है वो जिंदा नहीं रहता। उसने पिस्तौल निकाली। महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय मिल के बाहर आर्यवीर को अंदर से महेश की आवाज सुनाई दी, जल्दी। वह बिना इंतजार किए अंदर दौड़ पड़ा। करण पीछे चिल्लाया, सर रुकिए। लेकिन आर्यवीर अब किसी की सुनने वाला नहीं था। जैसे ही वह बड़े हॉल में पहुंचा, ब्लैक टाइगर ने उसकी तरफ देखा। वेलकम मिस्टर राठौर, आर्यवीर ने कहा। महेश को छोड़ दो। ब्लैक टाइगर मुस्कुराया। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? उसने पिस्तौल महेश के सिर पर रख दी। एक कदम और आगे बढ़े तो इसकी मौत का जिम्मेदार तुम होगे। पूरा हॉल खामोश हो गया। आर्यवीर वहीं रुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ब्लैक टाइगर सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बेहद चालाक भी है। तभी गौरी की आवाज सुनाई दी, आर्यवीर। सबकी नजर पीछे गई। गौरी वहां खड़ी थी। आर्यवीर हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे आई? गौरी ने कहा, मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दे सकती थी। ब्लैक टाइगर जोर से हंसा। बहुत अच्छा, अब खेल और भी दिलचस्प होगा। उसने उंगली चटकाई। अचानक 10 से ज्यादा हथियारबंद लोग चारों तरफ से बाहर आ गए। आर्यवीर, गौरी, करण और पुलिस चारों ओर से घिर चुके थे। ब्लैक टाइगर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट है, या तो महेश को बचाओ या अपनी जान। यह कहकर उसने फिर से एक टाइमर चालू कर दिया। 5, 0, 4, 59, 4,
58। आर्यवीर ने गौरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, आज जो भी होगा हम साथ रहेंगे। गौरी ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिला दिया। लेकिन अगले ही पल पूरा हॉल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। धाएं, धाएं, धाएं। अगले एपिसोड में क्या आर्यवीर महेश को बचा पाएगा? क्या ब्लैक टाइगर की असली पहचान सामने आएगी? और क्या गोलियों की इस बारिश में कोई अपना हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा?